नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के जो बहुआयामी दृष्टिकोण है उन बहुआयामी दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश की थी और उन अनेक पक्षों की चर्चा करते हुए सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया में मार्क्स के विचारों की क्या उपादेयता है, उनका क्या महत्व है, इसको समझने का प्रयास किया था। कार्ल मार्क्स पर अब तक जितने भी वक्तव्य आए हैं उन वक्तव्यों के माध्यम से आपने कार्ल मार्क्स की विभिन्न अवधारणाओं को समझ लिया होगा। मेरा मानना यह है कि कार्ल मार्क्स के इन विचारों को केंद्र में रखकर हम बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का उल्लेख कर सकते हैं, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आज बहुत संक्षेप में कुछ मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्ल मार्क्स की इस वैचारिकी को केंद्र में रखते हुए आप इन सब पक्षों का कहीं ना कहीं अध्ययन करने की या उनको समझने की कोशिश करें। एक तो हम अमीय कुमार बागची एक बहुत प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं। तो अमीय कुमार बागची को हमें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उनके चिंतन में मार्क्स को केंद्र में रखकर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे समझा जा सकता है कॉलोनियल पीरियड के अंदर, इसके साथ साथ ड्रेन ऑफ वेल्थ को कैसे समझा जा सकता है, संपत्ति का जिस तरह से, धन का जिस तरह से ड्रेन हो रहा था, उसकी जो भारत से जो जा रहा था उसे हम कैसे समझ सकते हैं, और इकोनॉमिक डीकोलोनाइजेशन भारतवर्ष के अंदर जो हुआ इंटर वॉर पीरियड के अंदर, हम उसे समझें कि दो युद्धों के बीच में जो विश्व युद्ध हुए उन विश्व युद्ध के बीच में आर्थिक भी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भारतवर्ष के अंदर कैसे हुई, इसे समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हम इन तीन पक्षों को समझ लें, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ड्रेन ऑफ वेल्थ को, इकोनॉमिक डीकोलोनाइजेशन इन इंडिया इन द इंटर वॉर पीरियड, तो हम कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या करने में अपने आप को सक्षम महसूस कर सकते हैं और उसे हम इकोनॉमिक डायमेंशंस की तरफ ले जा सकते हैं। मैंने पिछली बार आपको कहा था कि हम कैपिटलिज्म के अंदर उसकी इकोनॉमिक एनालिसिस को देखें, उसकी हिस्टोरिकल एनालिसिस को देखें और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कैपिटलिज्म को तलाशने की कोशिश करें। इन तीन पक्षों को अगर हम केंद्र में रखते हैं तो मुझे लगता है कि अमीय कुमार बागची का जो चिंतन है वह चिंतन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एक दूसरा ये भी कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि भारतीय संदर्भ में कुछ ऐसे मार्क्सवादी विचारक हैं जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं जुड़े, लेकिन उनके चिंतन में मार्क्स की व्यापकता को बहुत गंभीरता के साथ में देखा जा सकता है। हमने इसमें ई रामास्वामी नायकर की बात की थी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। भूपेंद्र नाथ दत्त की हमने बात की थी, जिनको कि हम मार्क्स के संदर्भ में तलाशें। जब इंटरनेशनल हुए थे तो इस इंटरनेशनल्स के अंदर इनकी अपनी क्या भूमिका थी। भूपेंद्र नाथ दत्त जब लेनिन से मिले थे तो किस तरह का विमर्श हुआ था, हम उसे जानने की कोशिश करें और भगत सिंह के चिंतन को जानने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि भारतीय संदर्भ में मार्क्सवाद को समझने के लिए इस तरह के पक्षों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब हम इन तीन विचारकों की चर्चा करें और उसके साथ साथ अमीय कुमार बागची के चिंतन को हम सामने लेकर के आए तो हमको लगता है कि हम क्लासरूम ट्रांजैक्शन से बाहर जाकर के मार्क्स के चिंतन को आधार बनाकर भारतीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझने की एक कोशिश कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि
मार्क्स ने जिस द्वंद्ववाद की बात की थी, वह द्वंद्वात्मकता जो विश्व व्यवस्था के अंदर हो रहे परिवर्तन है या जो परिवर्तन हो चुके हैं, उनमें किस तरह का द्वंद्व उभर करके आया, उसमें कौन कौन से संरचनात्मक बदलाव हुए और इन संरचनात्मक बदलावों के बीच में, इनके मध्य में कौन सी अंतर्निर्भरता है, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह द्वंद्वात्मकता का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसी पद्धति है, यह एक ऐसा विचार है जिसके माध्यम से हम केवल एक सामाजिक व्यवस्था की नहीं, अपितु विश्व की सामाजिक व्यवस्थाओं में, विश्व के विभिन्न देशों के अंदर होने वाले जो बदलाव हैं, उन बदलावों का उल्लेख कर सकते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि द्वंद्वात्मकता के अंदर तीन नियम होते हैं। एक नियम तो है जिसको आप यूनिटी ऑफ अपोजिट्स कहते हैं, विपरीत के मध्य की एकता और उस एकता के बाद उत्पन्न होने वाला संघर्ष। तो यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी अपोजिट्स, पहला नियम तो ये है। तो हम ये तलाशें अपनी अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में कि कौन कौन से ऐसे ढांचे हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें विपरीत संदर्भ देखे जा सकते हैं, लेकिन उन विपरीत संदर्भों को देखने के बाद भी उनमें कहीं ना कहीं एकजुटता नजर आती है। फिर वह एकजुटता टूटती जाती है और टूटने के बाद में वह संघर्ष की प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाती है। पहला हम ये नियम लागू करें जो कि द्वंद्वात्मकता का नियम है। दूसरा नियम था मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। किस तरह से वर्गीय संरचना मात्रा की दृष्टि से बढ़ती चली जाती है, वर्कर्स की संख्या बढ़ती चली जाती है, कैपिटलिस्ट की संख्या कम होती चली जाती है। लेकिन इस संख्यात्मक परिवर्तन के साथ साथ जब क्लास कॉन्शियसनेस के नए डायमेंशन उभरते हैं, वर्कर्स के बीच में, पीजेंट्री के बीच में, पूंजीपति अपनी वर्गीय चेतना के आधार पर किस तरह से अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश करता है और किस तरह से शोषण की प्रक्रिया को तीव्र करता है, इसे समझने के लिए हमें मात्रात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की जो शैली है, जो उसका रूल है, उसे तलाशना पड़ेगा। और तीसरा निषेध का निषेध, जिसमें हमने बात की थी कि भाई एक नेगेशन होता है, नेगेशन टू नेगेशन, ये एक तीसरा नियम है जिसको कि हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से पहला निषेध आता है, यानी सिंथेसिस आती है और वह सिंथेसिस किस तरह से उभार लेती है, किस तरह से वह थीसिस में कन्वर्ट होती है, वह थीसिस कैसे एंटी थीसिस में परिवर्तित हो जाती है। यानी एंटी थीसिस पहला नेगेशन है और एंटी थीसिस में होने वाला जो संघर्ष है, उस संघर्ष से जो सिंथेसिस निकल करके आती है, क्योंकि वह पहले वाली थीसिस और एंटी थीसिस को नेगेट करती है, इसलिए वो सेकंड नेगेशन है। तो नेगेशन टू नेगेशन के रूप में हमें इस तीसरे नियम को भी सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन करने के लिए लागू करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, विशेष रूप से अपने उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी समाज विज्ञान के गहन चिंतन में अपनी रुचि रखते हैं और उसे एक चेतना के नए स्तर तक ले जाने का प्रयास करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लेख का हमने पिछली बार उल्लेख किया था, जो कि माइकल बुरावे और एरिक कॉलिन राइट ने लिखा है। इस आलेख का टाइटल है सोशियोलॉजिकल मार्क्सिज्म। इस सोशियोलॉजिकल मार्क्सिज्म को हमें समझने की जरूरत है। हमने पहले भी एक बार उल्लेख किया था कि इस आर्टिकल के अंदर प्रोपेगेटिंग मार्क्सिज्म, कि मार्क्सिज्म का प्रोपेगेशन है, यानी मार्क्सवाद को हम किस तरह से प्रोपेगेट करते हैं, उसका कैसे विस्तार करते हैं, उस एजेंडा को हम किस तरह से लोगों के बीच में व्यापकता प्रदान करते हैं। एक दृष्टिकोण ये था जिसको हमने प्रोपेगेटिंग मार्क्सिज्म के रूप में समझाया था, जो कि माइकल बुरावे और एरिक कॉलिन राइट का अपना कंसेप्ट है। दूसरा था ड्यूरिंग मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सिज्म को दफनाया जाए,
मार्क्सवाद को कुछ लोग दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि ये तो आउटडेटेड हो गया और आज के दौर में मार्क्सवाद अपनी उपादेयता को खो चुका है। ये भी एक संदर्भ है क्योंकि समाज विज्ञानों के अंदर उभर करके आया है और इस पर अनेक प्रकार की टीका टिप्पणी होती है, इस पर कई तरह के विमर्श होते हैं और इन विमर्श को जब हम एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास में एक बहुत व्यापक परिदृश्य उभरता है, जिस परिदृश्य में मार्क्सवाद की आलोचना और मार्क्सवाद का निषेध करने की कोशिश विभिन्न विद्वानों के द्वारा की जाती है। और तीसरा था यूजिंग मार्क्सिज्म, हम किस तरह से मार्क्सवाद का इस्तेमाल करें, और वह इस्तेमाल होना चाहिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं, विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं और यथार्थ के विश्लेषण में। मार्क्सवाद केवल एक वैचारिक नहीं है, मार्क्सवाद केवल एक पद्धति नहीं है, मार्क्सवाद एक ऐसा वैज्ञानिक दर्शन है जिस दर्शन के माध्यम से हम अनेक प्रकार की सामाजिक प्रघटनाओं को न केवल समझ सकते हैं बल्कि उन संभावनाओं को भी तलाश सकते हैं जो तलाश हमें संबंधित सामाजिक प्रघटनाओं के अंदर होने वाले आंतरिक बदलावों और उनसे उत्पन्न होने वाले बाह्य बदलावों की संभावनाओं की तरफ ले जाती है। आज के दौर में जब इतने युद्ध हो रहे हैं, हर जगह पर वॉर लाइक सिचुएशन है, हर तरह पर एग्रेशन है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से जिस तरह से पूंजीवाद का विस्तार है और पीजेंट्री के ऊपर और वर्किंग क्लास के ऊपर जिस तरह से आक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह से मार्जिनलाइजेशन और एक्सक्लूजन की संभावनाएं विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में बढ़ रही हैं, जिस तरह से अथॉरिटेरियन ऑर्डर लोकतंत्र के ढांचे के अंदर से शेप ले रहा है, मुझे लगता है कि हमको मार्क्सवाद की उस वैज्ञानिक दर्शन का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार के विश्लेषण को करने की जरूरत है। एक बात और इन दोनों विचारकों ने अपने इस आर्टिकल में प्रस्तुत की है और उसको हमें देखने की जरूरत है। तीन तरह के उन्होंने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों का उल्लेख किया है सोशियोलॉजिकल मार्क्सिज्म के अंदर। पहला तो है ए थियरी ऑफ द ट्रेजेक्टरी एंड डेस्टिनी ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद का क्या तो भविष्य है और पूंजीवाद के अंदर किस तरह के अंतर विरोध है, उसके अंदर किस प्रकार के डिक्लाइन की पॉसिबिलिटीज है, उसके अंदर किस तरह से इनकंसिस्टेंसीज उभर करके आती है। ये पहली थियरी है जिसको कि ये दोनों विचारक लाते हैं, जिसको उन्होंने कहा ए थियरी ऑफ द ट्रेजेक्टरी एंड डेस्टिनी ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के भविष्य से जुड़ा हुआ सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर इन विचारकों का मानना यह है कि जो पूंजीवाद का पक्ष है वह पूंजीवाद का पक्ष एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, इसकी लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, इसको हम एक लंबे समय तक इसकी सततता नहीं बनी रह सकती, इसकी निरंतरता नहीं बनी रह सकती। और इसके अंदर वो तर्क देते हैं कि पूंजीवाद लाभ पर आधारित है और लाभ के लिए शोषण की प्रक्रिया की अनिवार्यता हो जाती है और शोषण की प्रक्रिया की अनिवार्यता को एक लंबे समय तक किसी भी सामाजिक व्यवस्था में कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो पहला उन्होंने इसके अंदर पक्ष प्रस्तुत किया, द लॉन्ग टर्म नॉन सस्टेनेबिलिटी ऑफ कैपिटलिज्म थीसिस। पूंजीवाद का ये जो सिद्धांत है, पूंजीवाद का सिद्धांत एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर अपने आप कंट्रोडिक्शंस डेवलप हो जाएंगे, लाभ के आधार पर कंट्रोडिक्शंस डेवलप होंगे और इसके साथ साथ पूंजीपति और अन्य जो श्रम कर रहे हैं और जो श्रम नहीं कर रहे हैं, यानी पूंजीपति जो श्रम नहीं कर रहा है और बाकी समूह, बाकी वर्ग जो किसी ना किसी प्रकार का श्रम कर रहे हैं, वे श्रम करने वाली सामाजिक इकाइयां धीरे धीरे अंतर विरोध की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी। तो न केवल लॉन्ग टर्म नॉन सस्टेनेबिलिटी है बल्कि अंतर विरोध उभर करके आएंगे
और वे अंतर्विरोध एक स्टेज पर पूंजीपति के बीच में भी उभर करके आएंगे। यानी द इंटेंसिफिकेशन ऑफ एंटी कैपिटलिस्ट क्लास स्ट्रगल, जो पूंजीपति के विरोध में वर्ग संघर्ष होने वाला है, उस वर्ग संघर्ष का धीरे धीरे गहराते जाना। ये आपको लगेगा कि असंगठित ही सही, लेकिन आज के दौर में यह धीरे धीरे उभर करके हमारे सामने आ रहा है और ये उभार बहुत गहराई से इसको देखने की और समझने की जरूरत है। भारतीय समाज में अगर आपने देखा होगा तो जिस तरह से पीजन ट्री का आंदोलन था और जिस तरह से ये श्रम संबंधी कानूनों को लेकर के श्रमिक अपने आप को एक उत्तेजित अवस्था में पा रहा है, उसका अपना जो प्रोटेस्ट है वह जिस मूवमेंट की तरफ जा रहा है, उस मूवमेंट को समझने की जरूरत है। हमको लगता है आज के दौर में चूंकि मीडिया एजेंसीज और जो दूसरी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं वे शायद हमारे सामने इन पक्षों को प्रस्तुत ना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूंजीवाद के विरोध में अनेक जो वर्ग हैं वे अनेक वर्ग अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि शोषण के शिकार ये जो विभिन्न वर्ग हैं, इन विभिन्न वर्गों के अंदर अभी अंतर्निर्भरता मूलक एकता का भाव उभर करके नहीं आया है, इसको हमको देखने की जरूरत है। एक तीसरा ये भी है जो हमें इस दौर में समझना चाहिए, पूंजीपति वर्ग के अंदर उत्पन्न होने वाले अंतर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट्स। और कई बार जब हम बहुत सामान्य दृष्टि से चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो जो बड़े पूंजीपति है, जो कॉरपोरेट पूंजीपति है, वह कॉरपोरेट पूंजीपति इस स्वतंत्र बाजार व्यवस्था के अंदर छोटे पूंजीपतियों को किस तरह से समाप्त करता है, उन छोटे पूंजीपतियों को किस तरह से वह अपने अंदर समाहित कर लेता है, और वे छोटे पूंजीपति कई बार अपने इस संघर्ष को जो कि बड़े पूंजीपति के साथ हो सकता है उसे धार देने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अभी अगर विभिन्न प्रकार के राज्य व्यवस्थाओं के अंदर आप तलाशने की कोशिश करें कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन जो प्रोडक्शन घरों में पहुंचाए जा रहे हैं, उसने छोटे जो दुकानदार हैं या मझोले किस्म के दुकानदार हैं उनके सामने संकट उत्पन्न किए हैं और वे ऐसे अनेक विकल्प तलाश रहे हैं जिन विकल्पों के माध्यम से इस ऑनलाइन सर्विसेज की प्रक्रिया को न केवल धीमा किया जा सके, न केवल उसको रोका जा सके, बल्कि उसके विरोध में जो अनेक छोटे बड़े व्यापारी हैं, जो छोटे बड़े दुकानदार हैं, वे किस तरह के विकल्पों की तलाश करें। ये एक हमारे सामने पक्ष उभर करके आता है जिसको देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। एक तीसरा संदर्भ जो थियरी ऑफ द ट्रैजेक्टरी एंड डेस्टिनी ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर इन्होंने दिया है, उसका उनका अर्थ ये है कि एक नेचुरल कोर्स में, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंदर जब ये चीजें विकसित होंगी कि भाई हम लॉन्ग टर्म नॉन सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, पूंजीपतियों के मध्य में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होंगी, एंटी कैपिटलिस्ट क्लास स्ट्रगल है वह इंटेंसिफाई होता चला जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से ये जो रूपांतरण है, ये जो संघर्ष है, ये जो बदलाव है, यह समाजवाद की तरफ सामाजिक व्यवस्थाओं को ले जाएगा। ये एक संकेत हमें मिलता है थियरी ऑफ द ट्रैजेक्टरी एंड डेस्टिनी ऑफ कैपिटलिज्म की उस सिद्धांत के अंदर, जिस सिद्धांत की चर्चा माइकल बुरावी और एरिक ऑलन राइट ने अपने इस आर्टिकल के अंदर की है। हमें इस पक्ष को समझने की जरूरत है कि क्या विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में इस तरह की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी हम ये कह सकते हैं
कि क्या एक अथॉरिटेरियन रिजीम के खिलाफ, एक अथॉरिटेरियन रिजीम के विरुद्ध क्या वहां के नागरिक, क्या वहां के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह अपनी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को प्रस्तुत करने लगे। ये बात सही है कि एक स्टेज पर विभिन्न प्रकार की विषमता मूलक स्थितियों ने एथॉरिटेरियनिज्म और पॉपुलिज्म को विभिन्न सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का हिस्सा बना दिया। लेकिन इससे उत्पन्न होने वाला जो शोषण है, इससे उत्पन्न होने वाला जो दमन है, इससे उत्पन्न होने वाली स्वतंत्रता की जो समाप्ति है या स्वतंत्रता के ऊपर जो आक्रमण है, इससे उत्पन्न होने वाले जो सर्विलांस हैं, उनके विरुद्ध या उनके विरुद्ध किसी प्रकार की चेतना लोगों के मध्य में विकसित हो रही है। ऐसा लगता है कि लोगों के मध्य में विकसित हो रही है। और पिछले कुछ समय से आपको दिखता होगा कि विभिन्न राष्ट्र राज्यों के अंदर वहां पर जो शासन करने वाली इकाइयां हैं, वहां के जो कॉरपोरेट पूंजीपति हैं, उन कॉरपोरेट पूंजीपतियों के विरुद्ध और उस पूंजीपति के साथ जुड़ी हुई राज्य व्यवस्था के विरुद्ध जन चेतना का उभार एक स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। और अगर यह उभार धीरे धीरे एक क्लास स्ट्रगल की शेप लेता है तो एक स्वाभाविक संभावना हो सकती है कि हम समाजवाद के रास्ते की तरफ जाते हुए इन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखें। एक जो दूसरा उनका अपना सिद्धांत है जो कि उन्होंने इसमें थीसिस प्रस्तुत की है, माइकल बुराबिब ने और एरिक हॉलन राइट ने, वो है ए थियरी ऑफ द कंट्रोडिक्टरी रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद के पुनर्उत्पादन के अंतर्विरोध का सिद्धांत। जो अंतर्विरोधी पुनर्उत्पादन है, जो कंट्रोडिक्टरी रिप्रोडक्शन है कैपिटलिज्म के अंदर, जो पूंजीवाद के अंदर उत्पन्न होते हैं, उन कंट्रोडिक्टरी रिप्रोडक्शन को अध्ययन करना और उसे एक सैद्धांतिक दायरे के अंदर देखने की कोशिश करना। दोस्तों, एक बात ये मान करके चलिए कि ये जो सोशल रिप्रोडक्शन है, ये जो सामाजिक पुनरुत्पादन है, यह सामाजिक पुनरुत्पादन हर प्रकार के सामाजिक संबंधों के अंदर लागू होता है। सोशल रिप्रोडक्शन की थ्योरी को हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों के अंदर लागू करते हैं, ये अप्लाई होता है। चाहे वो जेंडर रिलेशंस की बात हो, चाहे वो मित्रों के बीच के संबंध की बात हो, चाहे वो मित्रता और शत्रुता के बीच की बात हो, चाहे वो स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच की बात हो। ये जब प्रक्रियाएं चलती हैं तो ये प्रक्रियाएं नई नई शेप के साथ रिप्रोड्यूस होती हुई हमारे सामने आती हैं। इन प्रक्रियाओं के बीच में ये जो कंट्रोडिक्शन है, ये जो कंट्रोडिक्टरी रिप्रोडक्शन, ये क्यों उत्पन्न होता है, यानी पुनर्उत्पादन का ये जो अंतर्विरोधी चरित्र है, ये क्यों उत्पन्न होता है। अगर आप समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि विभिन्न सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में हमें अनेक प्रकार की जो संस्थाएं कार्य करते हुए दिखती हैं, उन कार्य करने वाली संस्थाओं के अंदर अनेक प्रकार की क्राइसिस उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरे रूप में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस की जो प्रभावशीलता है, जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की प्रभावशीलता है, उन प्रभावशीलता में हमें इरोजन देखने को मिलता है, उसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये दोनों विचारक इरोजन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस जो सोशल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के अंदर एक बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं। आपने परिवार से लेकर के राज्य तक कानून, शिक्षा, जनमत, संस्कृति, ये जितने भी संस्थागत ढांचे हैं, इन संस्थागत ढांचों के अंदर हमने इरोजन देखा है। इनकी प्रभावशीलता में बहुत तेजी से ह्रास हुए हैं। ह्रास क्यों हुए हैं? क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, उन रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में और इकोनॉमिक प्रोडक्शन की प्रोसेस में अनेक प्रकार की विसंगतियां, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं।
दूसरे रूप में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बेस स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव हैं, बेस स्ट्रक्चर को संचालित करने वाली या बेस स्ट्रक्चर से संचालित होने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की अपनी इफेक्टिवनेस में भी इरोजन आ रहा है, जिसके कारण सुपर स्ट्रक्चर को संचालित करने वाली या सुपर स्ट्रक्चर से संचालित होने वाली जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं के अंदर भी इरोजन की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, जहां तक उनकी प्रभावशीलता का सवाल है। ये पक्ष हमारे सामने उभर करके आए हैं। ये जो सोशल रिप्रोडक्शन के अंदर स्थितियां हैं, यानी जो क्राइसिस है, जो इरोजन है, इसका क्या परिणाम होगा। अब आप यहाँ पर थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस यानी डायलेक्टिक्स के लॉ की जो संभावना है, उस संभावना को लागू कर सकते हैं। द्वंद्वात्मकता के नियम को लागू करने की कोशिश कीजिए, आपको पता लगेगा कि अगर इरोजन है उस इफेक्टिवनेस का, जो संस्थाएं हमारे सामाजिक रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का हिस्सा है, तब क्या होगा। ये संभावना होगी कि ये जितने भी संस्थागत ढांचे हैं, इन संस्थागत ढांचों के अंदर नवाचार उत्पन्न, ये रिनोवेट हो, इनके अंदर बदलाव आए। न केवल बदलाव आए, अगर आपको लगता है कि ये संस्थागत ढांचे और इनकी इफेक्टिवनेस का इरोजन वहां तक पहुंच गया है कि अब इनकी अपनी उपादेयता या इनका अपना वजूद किसी न किसी रूप में पूरी सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक होता चला जा रहा है, तो फिर हम नई सामाजिक को कोशिश करें, सिंथेसिस की संभावना को हम लाने का प्रयास करें। ये कंट्रोडिक्टरी रिलेशन ऑफ कैपिटलिज्म, इस कंट्रोडिक्टरी रिलेशन ऑफ कैपिटल के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि पूंजीवाद में उत्पन्न होने वाला ये जो अंतर्विरोध है, जो हमें सामाजिक पुनर्उत्पादन की प्रक्रिया में देखने को मिल रहा है, इसे हम किस तरह से सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं की भूमिकाओं के संदर्भ में लागू करने का प्रयास करें। एक तीसरा जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य इन दोनों विचारकों ने प्रस्तुत किया, वो है इमेंसिपेटरी थियरी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एज द ऑल्टरनेटिव ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के विकल्प के रूप में समाजवाद और साम्यवाद को एक मुक्ति सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना, यानी पूंजीवाद से मुक्ति का जो स्वरूप है, वह स्वरूप समाजवाद और साम्यवाद के रूप में आएगा। तो ये इमेंसिपेटरी थियरी है, ये मुक्ति के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है। और ये मुक्ति के सिद्धांत के रूप में क्यों हमारे सामने आता है, क्योंकि धीरे धीरे जो पूंजीपतियों के बीच का संघर्ष है, वह संघर्ष इंटेंसिफाई होता चला जाता है, उसके अंदर बहुत गहनता आती चली जाती है। मतलब अब न केवल बड़े पूंजीपति और छोटे पूंजीपति के बीच का द्वंद्व है, बल्कि बड़े पूंजीपति और बड़े पूंजीपति के बीच में भी एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, ताकि एकाधिकारवादी संदर्भ को उत्पन्न किया जा सके। और यही जो एकाधिकारवादी संदर्भ है, ये कैपिटलिज्म की सस्टेनेबिलिटी को डाउटफुल बनाता है। पूंजीवाद की जो सततता है, पूंजीवाद की जो निरंतरता है, उसको ये एक अनसर्टेनिटी के दायरे में ले आता है, इसको ये सस्पेशन के दायरे में ले आता है। यानी सस्टेनेबिलिटी का डिक्लाइन हमें साफ साफ देखने को मिलता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर सस्टेनेबिलिटी का डिक्लाइन होगा, तो वे वर्ग जो कि पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे, उनके बीच में जो एकता है, वह एकता और मजबूत होती चली जाएगी। यानी एक तरफ पूंजीवाद का विरोध करने वाले वर्गों के बीच में एकता का निरंतर बढ़ना, और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के मध्य का संघर्ष, जो बड़े पूंजीपति बनाम छोटे पूंजीपति के बीच में, और फिर बहुत बड़े पूंजीपति बनाम बड़े पूंजीपति के बीच में, यानी जिसको आप कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के संदर्भ में तलाश सकते हैं। और ये जो संघर्ष होगा, इसकी संभावना है
धीरे धीरे बहुत क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, स्वाभाविक रूप से भी जाएंगे। और ये हमको बाध्य करेंगे कि हम इन वर्ग संघर्षों की प्रक्रिया का हिस्सा बने। और इसका परिणाम जो होगा वह ये होगा कि एक इगलिटेरियन ऑर्डर, एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें कि विभिन्न संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से पुनर्संगठित होकर उत्पादन की प्रक्रियाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी, एक ऐसा ढांचा हमारे सामने आएगा। तो दिस काइंड ऑफ class struggle will lead to egalitarian and democratic reorganization of production। ये हमारे सामने उभर करके आएगा और ये जो स्थिति है यह इमेंसिपेशन की स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत करेगी, मुक्ति के सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। इन्हीं पक्षों के साथ में हम कार्ल मार्क्स से संबंधित जो चिंतन है उसको आज समाप्त करते हैं। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उन प्रश्नों का जवाब देने में बहुत प्रसन्नता का अनुभव होगा। और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह लोगों के बीच में विस्तार से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।